Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Our today's topic for history class 12th is organization, or we will say features of Mansabdari system. If you remember, day before yesterday we were discussing the difficulties in an Akbari in maintaining the agrarian record by the historians. Now today's topic is organization of Mansabdari system or features of the Mansabdari system. Akbar, in order to bring reforms in his army, introduced the Mansabdari system. Akbar was one of the greatest leaders of the Mughal dynasty, rather who is considered as the founder as per his vast empire of the Mughal dynasty. To bring reforms in his army and civil administration, introduced the system of Mansabdari system. अकबर ने अपने हुकूमत के अंदर फौज में भी और सिविल एरिया में भी रिफॉर्म्स यानी रिफॉर्म करने के लिए मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. ए मनसब मीन्स स्टेटस. ये दो लफ्ज़ हैं. मनसब मीन्स स्टेटस और रैंक. यहाँ पर आपको याद रखना है मनसब किसे कहते हैं. जैसे हम आज भी ये समझते हैं कि वो किस मनसब पर है, यानी वो किस ओहदे पर है, उसका स्टेटस, पर्सनल स्टेटस क्या है, वही मीन्स मनसब. मनसब का माने है स्टेटस, एक आदमी का स्टेटस. Thus the system Akbar introduced to determine the ranks of his government officials came to be known as Mansabdari system. बस जो अकबर ने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में टू डिटरमाइन द रैंक, उनके दरमियान उनके बीच में ये रैंक कौन किस रैंक पर का मालिक है के लिए एक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस उसने किया, दैट सिस्टम कैम टू बी नोन एज द मनसबदारी सिस्टम. एवरी मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट ऑफिशियल was given a mansab called mansabdar. Every military or civil government official was given a mansab, यानी उसका एक स्टेटस दिया जाता था, एक पोस्ट दिया जाता था, called mansabdar, जिसे mansabdar कहा जाता था. Now we will come to know what was the organization of this mansabdari system. There were 33 categories of mansabdars. यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर अकबर के दौर हुकूमत में there were 33 यानी 33 कैटेगरीज थी मनसबदार्स की. The smaller mansabdar was headed of 10 soldiers. जो सबसे छोटा मनसबदार था उसके नीचे यानी उसके मातहत 10 सिपाही हुआ करते थे. While as the highest mansabdar was commanding 10,000 soldiers. यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जो सबसे बड़ा मनसबदार अकबर के दौर हुकूमत का सबसे बड़ा मनसबदार जो था उसके मातहत 10,000 फौजी हुआ करते थे. वो जो सबसे छोटा मनसबदार था उसके नीचे 10 सिपाही हुआ करते थे. तो इसी तरह से ये मनसबदारी सिस्टम था, किसके नीचे कितने सोल्जर्स हैं. नंबर 2, टू जज द कैटेगरी ऑफ मनसबदार. ये अब इस मनसबदार को जिसके नीचे ये फौजी हुआ करते थे, टू जज द कैटेगरी, इनकी अलग अलग कैटेगरियों को परखने के लिए दीज मनसबदार्स वर गिवन द ज़ात एंड सवार रैंक्स. अब इन मनसबदार्स को मजीद 2 रैंक्स दिए जाते थे. एक रैंक इनको दी जाती थी ज़ात, दूसरा सवार. आप मैं यहाँ पर आपको ये बताता हूँ, अगर ये मनसबदार है, अब इसको ऐसे जाना जाता था इसकी ज़ात क्या है और सवार क्या है. अब हम देखेंगे ये ज़ात और सवार क्या है. रैंक्स वर गिवन टू दीज मनसबदार. ज़ात रैंक सिग्निफाइड द पर्सनल स्टेटस. ज़ात का मतलब है
इस मनसबदार का पर्सनल स्टेटस क्या है, ये किस ओहदे पर है, पर्सनली इसका क्या है, इसका पर्सनल स्टेटस क्या है। यानी अब इसको साथ अभी फौजियों के साथ नहीं था या अभी उसके साथ दूसरी चीज़ों के साथ नहीं था, इसका पर्सनल स्टेटस क्या है। दैट कम्स, ये यानी इसको ऐसे जानते हैं इसकी ज़ात क्या है, इसकी पर्सनैलिटी कहाँ पर वाक़ा है, कहाँ पर इसकी पर्सनैलिटी कहाँ तक इसकी पर्सनैलिटी की पहुँच है। वाइल सवार रैंक डिटरमाइन्स नंबर ऑफ हॉर्सेस ही हैड टू कीप। और सवार का मतलब यहां पर यह है कि अब जात का मतलब है इसका पर्सनल स्टेटस, और सवार का मतलब है कि ये अपने नीचे कितने हॉर्सेस, इसके मातहत कितने हॉर्सेस थे या कितने हॉर्सेस यानी घोड़े ये रख सकता था, क्योंकि उस जमाने में घोड़ों और हाथियों का ही सिस्टम था। अब यहाँ पर ये देखा जाता था कि इसकी पर्सनल एक मनसबदार पहले तो ये देखता था अच्छा कि सबसे पहले 33 आपको यहाँ पर याद रखना है 33 कैटेगरियाँ थी। सबसे छोटा मनसबदार, उसके नीचे 10 फौजी हुआ करते थे, और सबसे जो हाईएस्ट मनसबदार उसके नीचे 10,000 फौजी हुआ करते थे। अब इनको भी इनकी कैटेगरी, इन मनसबदार की कैटेगरी को भी जानने के लिए इनको ज़ात और सवार की रैंक्स दी थी, यानी ज़ात इसका पर्सनल मनसब क्या था और सवार इसके नीचे कितने ये एलिफेंट ये हॉर्सेस हुआ करते थे। Now the fourth point was of this organization, Mansabdars were also required to maintain elephants and carts for the transportation. अब ये मनसबदार जो लोग थे, they were required, इनके लिए उस लाजिम था to maintain elephants, इनको हाथी भी रखने पड़ते थे, and carts यानी वो गाड़ियाँ, छोटी लकड़ी की गाड़ियाँ जिनको कभी हाथी चलाते थे या आगे से खींचते थे या घोड़े खींचते थे, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिन पर ये इन कार्ट्स पर ये एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोया करते थे। इन मनसबदारों के लिए ये भी लाजिम था कि ये हाथी भी रखें और कार्ट्स भी रखें। हैंडसम सैलरीज वर पेड टू द मनसबदार्स। अब इन मनसबदार्स को एक अच्छी मोटी रकम दी जाती थी, वर पेड हैंडसम सैलरीज। ए मनसबदार ऑफ 100 सोल्जर्स वाज गिवन 5,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ पर हमने इसको शॉर्टकट कर दिया है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक मनसबदार जिसके नीचे जो 100 सिपाहियों की सरबराही करता था उसको 5,000 रुपया तनख्वाह दिया जाता था। वाइल एज द मनसबदार हेडिंग 1,000 सोल्जर्स वाज गिवन 10,000। इसी तरह जो मनसबदार जिसके नीचे 1,000 फौजी हुआ करते थे उसको 10,000 तनख्वाह दी जाती थी। एंड मनसबदार हेडिंग 5,000 सोल्जर्स, और वो मनसबदार जिसके नीचे 5,000 सिपाही हुआ करते थे, ही वॉज गिवन 30,000 एज द सैलरी, उसकी 30,000 सैलरी दी जाती थी। ये मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने के उस पुराने ज़माने के हिसाब से बहुत हैंडसम सैलरी थी। अब चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या था? ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस वाज डन। अब इन घोड़ों की क्या की जाती, इन घोड़ों को क्या किया जाता था? ब्रांडिंग इनको किया जाता, दाग, ब्रांडिंग मीन्स जैसे दाग इनको दिया जाता था, इनको कुछ निशान रखा जाता था। आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर भी, जब हम यहाँ पर अपने कुछ माल मवेशी को किसी और जगह देते हैं या कोई और ले जाता है मुख्तलिफ किस्म के, तो वो अलग अलग निशान रख कर कि ये किसका है, ये किसका है, क्योंकि बाद में ये एक ही जमा इकट्ठे होते, फिर इनको अलग करने में भी थोड़ा आसानी होती थी। तो इसी तरह से इन घोड़ों को भी ब्रांडिंग की जाती थी, इनको ब्रांडिंग दागदोजी की जाती थी। एंड डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स वर मेंटेन्ड। डिस्क्रिप्टिव मीन्स तारीफी, और जो सिपाही थे इनके तारीफी रोल कॉल यानी कैरेक्टर रोल इनका मेंटेन किया जाता था। जैसे आज के ज़माने में हम एक मुलाजिम का कैरेक्टर रोल होता है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में कैरेक्टर रोल होता है, तो वो कैरेक्टर रोल इन सिपाहियों का बनाया जाता था। इसका मतलब है ये कैरेक्टर रोल लॉ एंड ऑर्डर में बहुत पीछे से आया हुआ है। फिजिकल, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेकअप ऑफ द हॉर्सेस एंड सोल्जर्स वर डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिजिकल चेकअप यानी घोड़ों और सिपाहियों का फिजिकल चेकअप यानी चेकअप इनका किया जाता था, कहीं कोई बीमार तो नहीं है। दिस वाज बीइंग डन टाइम एंड टाइम, हर वक्त किसी वक्त के बाद, मुकर्रर वक्त के बाद इन घोड़ों और खासकर सोल्जर उसकी मेडिकल चेकअप किया जाता था। फिजिकल चेकअप हम यहाँ समझेंगे मेडिकल चेकअप।
and mansabdars might not deceive the king. اس بارے میں میڈیکل چیک اپ کے بارے میں منصبدار بادشاہ کو ڈسیو نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کو چکما نہیں دے سکتا تھا کہ ہاں جی میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چکما نہیں دے سکتا. ایکچوئل فیکچوئل پوزیشن بادشاہ کے سامنے رکھنی پڑتی تھی. The different soldiers under mansabdars generally belonged to different classes. اب یہاں پر یہ سب سے بڑی ایک اہم بات جو تھی جو اس منصبدار سسٹم کا، ایک منصبدار کے نیچے جو سولجرز ہوا کرتے تھے دے وائر آف ڈفرینٹ کلاسز، یعنی اونچ نیچ کلاسز کے، کوئی غریب اس کلاسز ہوتے تھے لوگوں میں، کوئی اپر کلاس، مڈل کلاس، لور کلاس، مختلف ذاتوں کے لوگ تھے، لیکن ان کو مکس کیا جاتا تھا. یہاں پر یہ بات نہیں تھی کہ اس منصبدار کے نیچے یہ غریب طبقے کے ہی سولجرز ہوں گے، دوسرا منصبدار جو اسے بڑا ہے اس کے نیچے بڑے طبقے کے لوگ ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں تھا. بالکل ہر ایک منصبدار کے نیچے کمپوزٹ یہ تھا، یہ مکسچر تھا سولجرز کا، تاکہ کہیں کوئی اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں ہو جائے گا. تو دس واز دا آرگنائزیشن اور وی ول سی دا فیچرز آف دا منصبداری سسٹم آف اکبر، منصبداری سسٹم آف دا اکبر. حالانکہ اکبر سے پہلے شیر شاہ کے وقت سے ہی منصبداری سسٹم مغل ڈائناسٹی میں چل رہا تھا، لیکن اکبر نے اب اس منصبداری سسٹم کے آگے چل کر اس میں سے کچھ چینجز لائیں گے، لیکن وہ دوسرا چیپٹر ہے انشاءاللہ. ڈے آفٹر ٹمارو وی ول گو تھرو دیٹ لیسن وٹ چینجز اکبر براٹ in the Mansabdari system. This was the organization, or we will say the features of the Mansabdari system under Akbar.